चलिए, तो S9 लेकर मैं आपके सामने हूँ। अगली जो सीरीज़ S8 तक आपने जिस मनोयोग और जिस लगन के साथ उनको तैयार किया, और आपके कमेंट से मुझे पता भी चलता है कि आप उसको रट भी रहे हैं, तो अच्छी बात है। आपके ही काम के लिए और आपके ही महत्वपूर्ण और कम समय में आप उन चीज़ों को तैयार करें, इसीलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। और आप जिस ढंग से उसको तैयार कर रहे हैं, ये निश्चित ही प्रशंसनीय कार्य है। और लगातार आप लोग लगे रहिए, इसी ऊर्जा के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो मुझे भी कुछ बेहतर करने को मौका मिलेगा, और सफलता आपकी निश्चित है। क्योंकि धीरे धीरे ही करके कोई भी काम सफल होता है, अचानक कहीं पर भी डायलेमा शिफ्ट नहीं होता है। आप निश्चित रूप से जब तक कोई भी एग्ज़ाम आएगा, अभी की तो बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक सितंबर अक्टूबर के बाद जो भी एग्ज़ाम आएगा, उस समय तक आपके पास क्वेश्चंस का चुनिंदा और सेलेक्टिव भरमार होगा, जिससे आप जीएस रूपी महासागर में अपने आप को सुरक्षित रूप से तैरते हुए पार पाएंगे। चलिए, तो हम बिना देर किए हुए, बिना किसी भूमिका के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, किस अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। तो आप ये बैकियर क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से 19(1)(c) में सहकारी समिति जोड़ा गया। साथ ही भाग 4 जो होता है, जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके आर्टिकल 43B में भी इसको जोड़ा गया था। एक डीप क्वेश्चन और याद कर लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो उसका आंसर 21 होगा, 21 होगा। ठीक। और बाकी इन आर्टिकल्स को आप मेरे अनुच्छेद वाले वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है गांधीनगर। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गांधीनगर, गुजरात में, और मार्च 2015 में इसकी स्थापना की गई। छठी अनुसूची का संबंध किन राज्यों से? 6 शेड्यूल का संबंध किन राज्यों से? तो आप इस बात को याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान में कुल 12 शेड्यूल हैं, कुल 12 शेड्यूल हैं, कुल 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से छठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और भी आप याद करें, जब क्वेश्चन आए कि बांग्लादेश से कितने भारतीय राज्य लगे हुए हैं, बांग्लादेश से कितने भारतीय राज्य लगे हुए हैं, तो आप जानते हैं उससे 5 राज्य लगे हैं। तो आपको बस सिंपल याद रखना है, छठी अनुसूची प्लस पश्चिम बंगाल। आपका आंसर गलत नहीं होगा। बांग्लादेश से कितने राज्य लगे हुए हैं? छठी अनुसूची प्लस पश्चिम बंगाल। छठी अनुसूची में कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बुक का नाम है अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, के लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें आप भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में किस कानून से भारत में पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया गया? ब्रिटिश काल के दौरान किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार लेजिस्लेचर इन स्टेट्स का गठन हुआ? तो इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1850 के द्वारा भारत में विधान परिषद का गठन किया गया। कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को अलग कर दिया गया था और विधान परिषद में 12 सदस्य स्थापित किए गए थे। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से, यूपी से, कि यूपी में सर्वाधिक और सबसे कम 1% वाले जिले कौन से हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज किन डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप ये जानते हैं, सर्वाधिक 1% वाला जिला सोनभद्र है, जहां पर 36.79 लगभग 37% के आसपास वन है, जबकि सबसे कम
वन प्रतिशत वाला जिला भदोही है, 0.31 भदोही, जो कि अपने कालीन के लिए पूरे विश्व में फेमस है, कारपेट के लिए। अगला क्वेश्चन यूपी से ही संबंधित है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये क्वेश्चंस बहुत बार आया हुआ है किसी भी एग्जाम से, यूपीटीटी, पीजीटी, पीसीएस, एसआई, सब में बार बार क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1954, 1954। और एक और क्वेश्चन यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण है। पटना वन्यजीव विहार, पहले पश्चिम बिहार हुआ करता था, बट सरकार ने हाल ही में इसको पश्चिम बिहार से वन्यजीव विहार में वर्ल्ड सेंचुरी से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चेंज कर दिया है। तो पटना वन्यजीव विहार एटा में है और पूरे यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, 1.09 हेक्टेयर में फैला हुआ है। आप इस बात को याद रखेंगे। जबकि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो यूपी का है वो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है, वो भी रट लीजिए, एक ही राष्ट्रीय पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत जिलों में फैला हुआ है, एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए हैं? और इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है प्राकृत और पाली में, तो आप इसका आंसर करेंगे पाली। किस भाषा में लिखे गए? पाली। अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर, और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। कलिंग राजवंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और भुवनेश्वर को आप सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं, मंदिरों का शहर भी कहते हैं। नॉर्मली हमें लगता है कि इसका आंसर उज्जैन, बनारस होगा, लेकिन भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल, मंदिरों का शहर कहते हैं। हाँ, भुवनेश्वर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप फिर इसका आंसर मथुरा, बनारस या उज्जैन, जो भी ऑप्शन में उस हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर भुवनेश्वर ऑप्शन में है तो इसका आंसर भुवनेश्वर ही होगा। कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन व्यापार का संबंध किससे है? तो आप ये जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ पर है? जापान में है। वहीं पर जो एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, वहीं पर कार्बन व्यापार को एडॉप्ट किया गया था। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन से था। किससे था? ओजोन से। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है, याद रखना इस बात को भी। किस आर्टिकल का संबंध विदेश नीति से है? फॉरेन पॉलिसी से है तो डीपीएसपी का आर्टिकल 51। अनुच्छेद 51 का संबंध विदेश नीति से है। अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में 36 से 51 तक जो दिए हैं, उसका लास्ट आर्टिकल जो उसका संबंध किससे है? फॉरेन पॉलिसी से। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और इसका उल्लेख मैंने पहले भी जो अपने महत्वपूर्ण ऑडियो लेक्चर था जिसमें संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, उसमें इसका उल्लेख मैंने किया हुआ है, आप वहां से भी इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है, बैकियर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि जब बर्फ पिघलती है, बर्फ जानते हैं ना, स्नो, तब आयतन में क्या फर्क पड़ता है? तो आप ये जान लीजिए, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है, जबकि बर्फ जब जमती है तो आयतन बढ़ता है। जैसे पहाड़ों पर जो पाइपलाइन होते हैं, ठंड के समय वो जब जम जाते हैं तो आयतन बढ़ने से वो पाइप फट जाते हैं। यानी कि जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है और जब बर्फ जमती है तो आयतन बढ़ता है। ढलुआ लोहा, एंटीमनी, बिस्मत, पीतल आदि भी गलने पर क्या होता है? इनके आयतन में कमी हो जाती है। जैसे बर्फ के बाद उसी तरह ढला हुआ लोहा हो, एंटीमनी हो, बिस्मत हो, पीतल आदि भी गलने पर क्या होते हैं? इनके भी आयतन में कमी हो जाती है, याद रखना। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर की रानी किस शहर को कहते हैं? तो इसे कहेंगे वेनिस। किसे कहेंगे? वेनिस। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं? तो वेनिस को कहते हैं, इटली में। और वेनिस को सिटी ऑफ सिटीज भी कहते हैं, शहरों का शहर भी कहते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीटीटी से यूपीपीसीएस तक, और यूपीटीटी और टीचिंग वाले एग्जाम से सबसे ज़्यादा आता हुआ क्वेश्चन है, नीरी कहाँ पर है? नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट,
नीरी नागपुर में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, 1958 में। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चंस। हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस लेके। जिस तरह बूंद बूंद करके एक दिन घड़ा भर जाता है, उसी तरह ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप में एक ब्रॉड क्वेश्चंस का महासागर पैदा करेंगे, और आप उस महासागर के बाद, उसको रटने के बाद अपने टारगेट और अपने गोल्स को भी सेट करेंगे। धन्यवाद।